Dear students, MA Semester 4 Political Science, मैंने आप सभी को इसके पूर्व के क्लास में द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बता रहे थे कि 74वें संविधान संशोधन के बाद शहरी निकायों में या नगरीय निकायों में किस प्रकार के संरचनात्मक बदलाव और पद्धति का विकास हुआ। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और कौन कौन से प्रावधान किए गए। शहरी निकायों के संरचनात्मक परिवर्तन में और क्या क्या जोड़ा गया। हम लोग सदस्यों के योग्यता और अनर्हता के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग आगे की प्रावधानों को देखेंगे। नगर निकायों की शक्तियां और दायित्व 243W संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 242W में नगर निकायों की शक्तियों और दायित्वों को बताया गया है। नगर निकायों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्तियों और उनके सत्ता के संदर्भ में इस चैप्टर में प्रावधान किए गए हैं और कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ऑटोनोमस गवर्नमेंट के रूप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और सत्ता दे सकेंगे। ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि इनकी शक्तियाँ क्या होगी, इनके कार्य क्या होंगे, इनके दायित्व क्या होंगे और सत्ता के संबंध में भी राज्य ही प्रावधान करेंगे। नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार जो उसके स्वशासन संस्था के रूप में कार्य के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो और विधानों में भंग करने की शक्ति और नगरपालिकाओं पर उत्तरदायित्व के प्रबंध का प्रारूप तैयार होंगे।
12वीं अनुसूची में दर्शाए गए मामलों के संबंध में उनकी सौंपी गई स्कीमों के क्रियान्वयन और कार्यों का पालन। बारहवीं अनुसूची में निर्धारित मामलों और कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य विधानमंडल दायित्वों का आरोपण कर सकेंगे। देश के नगर निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 12वीं अनुसूची में इस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। नगर निकायों को कर लगाने के संबंध में भी इस प्रावधान में व्यवस्था किया गया है। 243 एक्स के अनुसार कर निर्धारण, निधि आदि की शक्तियाँ भी इनको दी गई है। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए व्यवस्था करने का दायित्व राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगर निकायों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले करों और राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। यानी कि इन निकायों को किस मद से कैसा कर लेना है, कितना कर लेना है और किन किन सोर्सेस से कर लेना है, ये सारे जो प्रावधान हैं राज्य के विधानमंडल करेंगे। राज्य के विधानमंडल कानून बनाकर इनको इस संबंध में निर्देश देंगे। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान है। 243 वाई के अनुसार वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वाई के अनुसार वित्त आयोग अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत निर्मित आयोग वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करेगा और राज्यपाल से सिफारिश करेगा कि नंबर ए सिद्धांत जो लागू होने चाहिए राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल तथा फीसों से प्राप्त राजस्व का राज्य तथा नगरपालिकाओं में विभाजन जो इस धारा के अधीन दोनों में विभाजन हो सकते हैं और सभी स्तर पर से राज्य के नगरपालिकाओं में क्रमशः भाग से बंटवारा। संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित वित्त आयोग देश के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकेगा। राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकायों का दायित्व उसी आयोग को सौंपेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। इस संबंध में कहा गया है कि करों, शुल्कों, टोल और फीसों का निर्धारण जिनकी नगरपालिकाओं द्वारा समुचित व्यवस्था किया जा सकता है उनको सौंपा जा सकता है। नंबर सी, राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को अनुदान सहायता और राज्यपाल आयोग द्वारा इसे अनुच्छेद के अंतर्गत की गई सिफारिशों को एक व्याख्यात्मक स्वीकृति पत्र द्वारा इन क्रिया को करने के लिए पेश करता है। नगर निकायों का लेखा और अंकेक्षण।
243Z के अनुसार नगर निकायों के लेखा और परीक्षण की व्यवस्था किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य में समस्त नगर निकायों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत गठित 243Z के अंतर्गत 243Z के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग में 243 के अनुसार 243 का के अनुसार जो चुनाव आयोग गठित किया गया है उसके निर्देशन में चुनाव आयोग करेंगे। संविधान के इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल नगर निकायों के चुनावों को संपादित करने के लिए आवश्यक प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे और संविधान के यह समस्त प्रावधान केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित जो राज्य है, उन पर भी लागू होंगे, उन पर भी यह प्रभावी माने जाएंगे। जिला नियोजन के लिए समिति 243ZD के अनुसार जिला नियोजन के लिए समिति का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिले में कार्यशील पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले के लिए विकास की समग्र योजना तैयार करने का और प्रारूप विकसित करने का काम करेगी। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि जिला नियोजन समिति के गठन और उनके सदस्यों के चुने जाने के लिए आवश्यक प्रावधान करें। यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है वह इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान करेंगे कि नियोजन समिति के सदस्य जो है वह किस प्रकार से चुने जाएंगे और उनके सदस्यों के बारे में अन्य प्रावधान भी राज्य विधानमंडल ही करेंगे। महानगरों के लिए नियोजन समिति महानगरों के लिए नियोजन समिति के संबंध में भी इस संशोधन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में संपूर्ण महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए महानगरीय योजना समिति का निर्माण होगा। नंबर 2, राज्य का विधानमंडल प्रबंध कर सकता है। नंबर 3, महानगरीय आयोजन समितियों का गठन किया जा सकेगा। और नंबर 4, इन समितियों की सीटों को भरने का भी तरीका इसमें बताया गया है और यह नियत किया गया है कि ऐसी समितियों के सदस्यों का 2/3 भाग नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा पंचायत के अध्यक्षों से चुना जाएगा और इनका चुनाव नगर पालिकाओं के सदस्य तथा पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा होगा और यह चुनाव अनुपात नगर पालिकाओं की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। इस प्रावधान के अंतर्गत इस संबंध में विस्तृत व्याख्या किया गया है
महानगरों की समितियों के लिए विस्तृत व्याख्या किया गया है। इन समितियों के अध्यक्ष के चुनने का तरीका क्या होगा, प्रत्येक महानगरीय योजना समिति विकास प्रारूप योजना बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे, इसके बारे में बताया गया है कि महानगरीय क्षेत्र में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजना। नंबर 2, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सामान्य रुचि के मामले जिनमें क्षेत्र की समपदस्य योजना, जल विभाजन, अन्य शारीरिक तथा प्राकृतिक संसाधन, आधारभूत ढांचे का अखंड विकास और पर्यावरण संरक्षण आदि सम्मिलित हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित किए गए उद्देश्य तथा प्राथमिकताएं भी इसमें शामिल हैं। नंबर 4, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगरीय क्षेत्र में निवेश का विस्तार तथा प्रकृति तथा अन्य प्राप्त संसाधन या अन्य नेक्स्ट ऐसे संस्थानों तथा संगठन का परामर्श लेकर जिन्हें राज्यपाल नियत करे। प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संतुलित पत्र मिलने पर विकास योजना को राज्य सरकार के सम्मुख जो है पेश करता है। राज्य में गठित किए जाने वाले वित्त आयोग के प्रावधानों के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 280 को भी संशोधित किया गया है। इसी प्रकार नगर निकायों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की जो सूची संविधान में जोड़ी गई है उसे भी 12वीं अनुसूची के रूप में संविधान में स्थान देकर व्यवस्था किया गया है। इस तरह देश के नगरीय निकायों के संगठन में व्याप्त विषमताओं को दूर करने तथा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता के अभावों से अभावों को खत्म करने और इनके अनियमित चुनाव जो होते थे उनको उसका समाधान करने और लंबे समय तक भंग रहने की स्थिति में जो गठित नहीं हो पाता था उस समस्या को भी इस संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया है। उनकी जो पूर्व में जो आर्थिक दशा जो दयनीय थी उसके संबंध में भी इस संशोधन के माध्यम से आर्थिक दशा को भी नगर निकायों के आर्थिक दशा को भी सुधारने का कार्य किया गया है। उन्हें पर्याप्त शक्तियाँ और अधिकारों के जो अभाव था पूर्व में उसकी भी पूर्ति इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। यानी कि पूर्व में जो नगर निकायों को अनेक प्रकार की समस्याओं और विषमताओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि संवैधानिक मान्यता नहीं था, अनियमित चुनाव थे, नियमित रूप से चुनाव नहीं होता था, अनियमित रूप से चुनाव होते थे। कई वर्षों तक नगर निकाय की संस्था का चुनाव नहीं होने के कारण वह निष्क्रिय पड़ी हुई रहती थी। उनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, उसके संबंध में भी इसमें प्रावधान किया गया है, उसको भी मजबूत करने का काम किया गया है। उन्हें पूर्व में पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, उसके संबंध में भी इसमें प्रावधान किया गया है। अधिकारों का अभाव था, कम से कम अधिकार पूर्व के नगर निकायों को प्राप्त था, उसमें भी संशोधन के माध्यम से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से उस कमी को भी
दूर करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव था, उसको भी इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो नगर निकायों में प्रतिनिधित्व का अभाव था, अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं का पूर्व के नगर निकायों में इस संशोधन के पूर्व जो प्रतिनिधित्व का अभाव था, उसको भी इसके माध्यम से, इस संविधान संशोधन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए भी इस 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई प्रकार के अधिकार नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों को दिया गया है, जिसका लाभ हमें आज दृष्टांत हो रहे हैं। हम अपनी आँखों से इन लाभों को देख रहे हैं। और उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि इन परिवर्तनों के माध्यम से देश के नगरीय निकायों में अधिक से अधिक पारदर्शिता आ पाई है। आज आधी आबादी, महिलाओं की जो आधी आबादी है, वह घरों और चूल्हों चौकों से निकलकर अपनी सशक्त भूमिका नगर निकायों में निभा रही है, जिसका लाभ समाज के दबे कुचले वर्गों में, दबे कुचले परिवारों में मिल रहा है। आज महिलाओं की आवाज़ें इन निकायों में गूंज रही है और समाज में उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनमें सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। और इस राजनीतिक सशक्तिकरण का ही आज परिणाम है कि स्थानीय स्तर पर इनके चुनाव में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समस्याएं जो हैं वह प्रमुखता लिए हुए रहती है। इस संशोधन के, इस 74वें संविधान संशोधन के पूर्व अधिकांश नागरिकों को इन निकायों के बारे में जानकारी का नितांत अभाव था, लेकिन अब पॉलिटिकल अवेयरनेस के वजह से इसके इन संस्थाओं के बारे में लोगों में जानने की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है और वह सभी समाज में सभी रहने वाले लोग अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सचेत हो गए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से न केवल नगर निकाय की इकाइयाँ यथा नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषदें सशक्त हुई है, बल्कि उस क्षेत्र में निवास करने वाली आबादी
जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर थी, वह भी निरंतर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही है। और आज इसका फलाफल सभी वंचित वर्गों को मिल रहा है। आप इनके लाभों को देख सकते हैं, चाहे वह स्थानों के आरक्षण का मामला हो, चाहे वह समय पर चुनाव का मामला हो, एक अलग ही परिवर्तन दिखाई देता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता है तो इस बात की है कि इन्हें अधिक से अधिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में इन निकायों ने अपनी महत्ता और अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से यह साबित कर दिया है कि वह समाज के लिए बदलाव रखने का, समाज के विकास में आमूलचूल परिवर्तन करने का मादा रखती है। तो आप कह सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन के अनुसार सभी राज्यों ने अपने यहाँ परिवर्तित पंचायती राज अधिनियमों और नगर निकायों से संबंधित अधिनियमों का आवश्यकता अनुसार संशोधित कर लिया है, जिसका लाभ समाज के संपूर्ण लोगों को मिल रहा है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में सर्वश्रेष्ठ नगरीय प्रशासन के रूप में अपना स्थान तेजी से बना रही है और इन संस्थाओं की मजबूत होती स्थिति ने एक आशा की किरण संबंधित राज्यों के नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों में निवास करने वाले लोगों में जगा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अधिनियम सरकार के जो समाज के लिए और समाज को मजबूत करने के लिए योजनाएं सरकार के द्वारा जो समाज को सुदृढ़ करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, चाहे वह निर्धनता उन्मूलन का हो, चाहे वह सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने का हो, इन निकायों की उपयोगिता इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ही मजबूत भूमिका रही है। और सरकार की योजनाओं को, सरकार के परियोजनाओं को इन नगर निकायों के द्वारा समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचाया जा रहा है और यह बहुत ही सुखद स्थिति है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नगर निकायों का गठन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से उनको सशक्त बनाया गया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति दिन ब दिन, उन उद्देश्यों और मंजिलों की प्राप्ति
की ओर हम लोग दिन ब दिन अग्रसर हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।